युआन हांग, तुम आखिरकार होश में आ ही गए। तुम अपनी तिपहिया साइकिल से खाई में गिर गए थे। पूरे 3 दिन तक बेहोश थे तुम। माँ, आज क्या तारीख है? 15 जून। अपने पिछले जन्म में मैं एक कबाड़ी वाला था। शुई और उसके गुंडों के दबाव में आकर मैंने अपने पिता की तिपहिया साइकिल बेच दी थी। मुझे उसे बेचने के पैसे तक नहीं मिले। पिताजी इतने सदमे में आ गए कि गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली थी वो भी मुझे छोड़ गई और आखिर में अपने पैसे वापस मांगने के चक्कर में मेरी भी जान चली गई। पुनर्जन्म पूरा हुआ। आपका आज का मिशन, शहर के पूरब वाली पुरानी फैक्ट्री में 2 टन खराब मशीनों के ढांचे पड़े हैं। उन्हें आज ही हटाना होगा। आज के बाद यह अमान्य हो जाएगा। कुल कीमत 2000 रुपए। इस जन्म में जिसने भी मेरा बुरा किया है, मैं उन सब से खून का बदला खून से लूंगा। युआनहांग भैया, शुक्र है आपको होश आ गया। मैंने आपकी तिपहिया साइकिल के बारे में बात कर ली है। एक आदमी उसे खरीदने को तैयार है। वो 200 रुपए में बिक जाएगी। आप पहले शुई और उसके आदमियों का थोड़ा कर्जा चुका दीजिए। धुत पर इतना दबाव मत डालिए। मैं इसके बारे में सोचूंगा। पिछले जन्म में मुझे लगा था कि लियू मेचिन तुम मेरी करीबी की वजह से मुझे छोड़कर भाग गई थी, पर असल में तुम तो शुरुआत से ही उन लोगों के साथ मिली हुई थी। ओहो, तो तुम उठ गए। लू युआनहांग, तुमने जो मेरे 800 रुपए देने हैं वो कब लौटा रहे हो? उस पर ब्याज और भी बढ़ गया है। कल ही दे दूंगा। मैं तुम्हारा सारा पैसा चुका दूंगा। ठीक है, मैं कल इसी वक्त पैसे लेने आऊंगा। नहीं मिलेगा। लू युआनहांग, मैं तुम्हारे इस कबाड़खाने का सारा सामान ले जाऊंगा। युआनहांग भैया, उस तिपहिया साइकिल के बारे में मेचिन जाकर थोड़ी और मोल भाव करो। कीमत थोड़ी और बढ़ाओ तो मैं बेच दूं। तुम्हें तो पता ही है कि कर्ज चुकाने का कितना दबाव है। युआनहांग, तुम उस तिपहिया साइकिल को बिल्कुल नहीं बेच सकते। वह तुम्हारे पिता के दोस्त ने मरते दम हमें सौंपी थी। भाई अपने आखिरी वक्त में पूरी बात भी नहीं कह पाए थे, बस इसी साइकिल की तरफ इशारा किया था। माँ, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं यह साइकिल कभी नहीं बेचूंगा। लो परिवार तो इस बार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। उन्हें अपनी तिपहिया साइकिल तक बेचनी पड़ रही है। कितनी शर्म की बात है। यह कबाड़ वॉशिंग मशीन अब मेरी हुई। क्या कर लोगे तुम तो बस एक कबाड़ी वाले हो। यह मैंने पूरे दिन की मेहनत से इकट्ठा किया है। बड़ी मुश्किल से मुझे यह मिला था। मेरे पिछले जन्म में जब मैं कर्ज में डूबा हुआ था, तब शियाओ कांग ने अपनी आखिरी बची हुई 50 रुपए की कमाई सब मुझे दे दी थी। इस जन्म में मैं उसका यह एहसान जरूर चुकाऊंगा। तुम लोग इसे लूटना जारी रखो। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। बीच सड़क पर डकैती करने के जुर्म में तुम सबको 3 से 5 साल की जेल तो पक्की होगी। युआनहांग भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शियाओ कांग, साइकिल पर बैठो, तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ। आज हम एक बड़ा काम करेंगे। चाओ चाचा, सुना है कि कारखाने में पुरानी मशीनों के ढांचे निकाले जा रहे हैं, वो भी 1 टन से ज्यादा। 6 महीने से वहाँ पड़े हुए हैं। ऊपर से हुक्म आया है कि उन्हें मुफ्त में वहाँ से हटाना है। जो भी उन्हें ले जाएगा वो उसी का हो जाएगा। यह यह कम से कम 1 टन तो होगा। हाँ, 2 टन। तुम लोग जो लाए हो वह 1 टन से ज्यादा है। नौजवान, तराजू पर तौल कर देखते हैं। जितना वजन होगा उतने ही पैसे मिलेंगे। पूरे 2000 रुपए हुए। नौजवान, तुम्हारे इस माल की क्वालिटी काफी अच्छी है। अगली बार और माल हो तो सीधा मेरे पास आना। युआनहांग भैया, यह तो बहुत ज्यादा है। मेरे साथ रहकर मन लगाकर काम करो। यह तो बस शुरुआत है। रिक्शा खाली लेकर गया था और खाली ही लौट आया। पक्का इसे कहीं से उधार नहीं मिला होगा।
लू युआन हांग, बाद में मुझे दोष मत देना, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। शुई, ये रहे तुम्हारे 1500 रुपए, मूलधन और ब्याज सब मिलाकर एक बार गिन लो। युआनहांग भैया, तो क्या अब यह रिक्शा बेचना है या नहीं? अगर सही दाम मिला तो बेच देंगे। युआनहांग, अपनी माँ को सच सच बताओ, क्या तुमने भारी ब्याज पर किसी से कर्ज लिया है? क्या बेवकूफी है? माँ, पिताजी, ये पैसे मैंने कबाड़ बेचकर कमाए हैं। यह पूरी तरह से मेहनत की कमाई है। आगे भी ऐसे ही पैसे आएंगे। बस किस्मत अच्छी थी। अब से हमारे दिन बेहतर होंगे। माँ, पिताजी, बस तुमने कोई कर्ज न लिया हो, वही बहुत है। अब हमें यह रिक्शा बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नया टास्क, सिटी डेली यूज फैक्ट्री, 2 टन खराब बर्तन 3 दिन के अंदर खाली करना है। कीमत 6000 रुपए। बाप रे, 2 टन। 6000 रुपए। शियाओगांग, 2 टन का एक और बड़ा माल मिला है, काम करोगे? युआनहांग, इस बच्चे को कोई पसंद नहीं करता। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने इसे अपने साथ रखा। तुम्हें इतने पैसे देने की जरूरत नहीं है। चाची, आप बेफिक्र रहिए। शियाओगांग अब मेरे साथ है। आप लोग आगे चलकर जरूर अच्छी जिंदगी जिएंगे। छोटू, इस माल की बाजार में कीमत 3000 लग रही है, फिर भी मैंने नहीं बेचा। अगर तुम लोग लेना चाहते हो तो 2500 में ले जाओ, एक पैसा भी कम नहीं करूंगा। युआनहांग भाई, ये तो बहुत ज्यादा महंगा है। मैनेजर वांग, आपका ये माल स्टैंपिंग वाला है, जिसकी मोटाई भी सही नहीं है। ये बेकार माल है। इसे सिर्फ कबाड़ स्टील के भाव खरीदा जा सकता है। बाजार का भाव 800 रुपए प्रति टन है। मैं आपको 1000 दे रहा हूँ। ये पहले से ही ज्यादा कीमत है। 1000? क्या मुझे भिखारी समझ रखा है? तो फिर आप ही बताइए, आपने इस माल को कब से रोक कर रखा है? गोदाम का एक दिन का किराया कितना है? 6 महीने और रखा तो इसमें भयंकर जंग लग जाएगा। तब तो ये 800 में भी नहीं बिकेगा। मैं 1200 दूंगा। यही मेरा आखिरी भाव है। ठीक है, ले जाओ इसे। ये आम स्टेनलेस स्टील है। 1000 रुपए प्रति टन। सेठ वो, आप जरा इसका क्रोमियम और निकल का लेवल दोबारा चेक कीजिए। ये माल 304 ग्रेड का बेस मटेरियल है। इसकी कीमत कम से कम 1500 होनी चाहिए। ठीक है, 1600 दे दूंगा। बस आपसे दोस्ती पक्की करनी है। अगर युआनहांग भाई को इन सब की समझ नहीं होती तो आज हम बुरी तरह लुट जाते। भाई लू, हमारी फैक्ट्री में पुरानी बैटरियों का भी एक लॉट पड़ा है। क्या तुम वो लेना चाहोगे? दाम पर बात हो जाएगी। बैटरियाँ 100 से ज्यादा। सब मशीनों से निकाली गई हैं। मैनेजर वांग, मुझे यह सारा माल चाहिए। अभी जाकर माल देखते हैं। युआनहांग भाई, बैटरियों के कबाड़ का भाव लोहे के कबाड़ से 2-3 गुना ज्यादा है। अरे, मुझे लगा कोई खजाना हाथ लग गया है। पता चला कि बस कबाड़ बैटरियां उठा लाया है। वही तो, इतनी भारी हैं और कौड़ी के भाव बिकती हैं। मुझे मुफ्त में भी मिले तो ना लूं। युआनहांग, क्या सच में इनसे पैसे मिलेंगे? पिताजी, अगर ये बैटरियां अच्छे दाम पर बिक गईं, तो पिछली बार के लोहे से 2-3 गुना ज्यादा मुनाफा होगा। सच में? माँ, अब से कोई भी हमें कभी नीची नजर से नहीं देख पाएगा।
रुको रुको, मुझे सब चाहिए, दाम पर हम बात कर लेंगे। 6,000 रुपए, अगली बार और हो तो बेझिझक ले आना, दाम ऐसा दूंगा कि तुम खुश हो जाओगे। युआन हांग भाई, मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतने पैसे नहीं देखे। युआन हांग भाई, अस्पताल से फोन आया था। मेरी माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। ये लो, चाची का इलाज करवाओ। युआन हांग भाई, मैं जिंदगी भर आपका कर्जदार रहूंगा, ऐसे घुटने मत टेको। शियाओ गांग, हम मिलकर मेहनत करेंगे, इसके बाद कोई भी हमारा मजाक उड़ाने की हिम्मत नहीं करेगा। परिवार पर कोई आंच आई तो हम ढाल बनेंगे, कोई बीमार पड़ा तो इलाज के लिए हमारे पास पैसे होंगे, समझ गए ना? पिछले जन्म में पिताजी अचानक बहुत बीमार पड़ गए थे। इस जन्म में मुझे उन्हें यहाँ लाना ही था, एक बार पूरा चेकअप कराने के लिए, बस एहतियात के तौर पर। इन फालतू चीजों पर पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो? माँ, पिताजी, चेकअप के बाद ही तसल्ली मिलेगी। चेकअप की रिपोर्ट आ गई है। लू जी की बात करें तो आपने सालों तक बहुत कड़ी मेहनत की है, जिसकी वजह से कुछ पुरानी दिक्कतें हैं, पर चिंता की कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन झाओ जी की खांसी पर आपको थोड़ा खास ध्यान देना होगा ताकि उनकी हालत और न बिगड़े। हालांकि इस बार कोई बड़ी परेशानी नहीं निकली, फिर भी मुझे माँ बाप के लिए कुछ सप्लीमेंट्स खरीदने होंगे ताकि उनकी सेहत अच्छी रहे। नमस्ते, बताइए आपको क्या दूं? नमस्ते, मुझे अपनी माँ के लिए कुछ सप्लीमेंट्स चाहिए, उनकी खांसी काफी दिनों से ठीक नहीं हो रही है। आंटी की इस हालत को देखते हुए उन्हें रोजमर्रा में ऐसी चीजें खानी चाहिए जो फेफड़ों को आराम दे। नाशपाती का जूस या मशरूम सूप अच्छा रहेगा। सप्लीमेंट्स को भी सही मात्रा में मिलाकर लेना चाहिए, एक साथ बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए। मुझे आगे भी इसी दुकान पर आना चाहिए। नहीं युआन हंग, मैंने तुम्हारे लिए 1,000 का सौदा तय कर लिया है। यह दाम पहले से ही काफी अच्छा है। तुम अपनी यह साइकिल रिक्शा आखिर बेच रहे हो या नहीं? मुझे थोड़ा और सोचने दो। अरे, इतनी जल्दबाजी मत करो। सोचते सोचते कितने दिन बीत गए हैं, तुम्हें मेरे किए की कोई कद्र ही नहीं है। युआन हंग, मैं भी तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ। एक बार ये पैसे तुम्हारे हाथ में आ गए तो मुझसे शादी करने के खर्चे की कोई चिंता नहीं रहेगी। जल्दबाजी मत करो, तुम थोड़ी और मोलभाव कर लो। अगर दाम थोड़े और बढ़ जाए तो मैं बेच दूंगा, और इसे बेचने के बाद जो पैसे मिलेंगे वो सब हमारी शादी के काम ही तो आएंगे। तो मैं जाकर फिर से बात करता हूँ। युआन हांग भैया, मैंने अभी गांव के बाहर उस सुनसान चौराहे पर लियू मेचिन को देखा। वो एक जवान आदमी से बात कर रही थी। दोनों बहुत करीब खड़े थे और उस आदमी ने लियू मेचिन की कमर पर हाथ रखा हुआ था। तुमने क्या सुना? साफ तो नहीं, बस थोड़ा बहुत सुना, इस साइकिल रिक्शे के बारे में, कि इसमें कोई बहुत जरूरी चीज है। मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। इस बारे में किसी को मत बताना, शियाओ कांग। अब आगे एक बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है। आखिर इसमें ऐसी कौन सी जरूरी चीज छिपी है? पिछले जन्म में उन्होंने मुझे यह गाड़ी बेचने पर मजबूर किया था। पक्का उनका मकसद सिर्फ मेरे पैसे हड़पना नहीं था। इस गाड़ी में जरूर कोई बहुत बड़ा राज छिपा है। शहर के पूरब वाली एल्यूमिनियम कंपनी बंद हो गई है। कारखाने के पास 4 टन एल्यूमिनियम का कबाड़ पड़ा है, जिसकी कीमत पुरानी बैटरियों से 4 गुना ज्यादा है। 3 दिन के अंदर उसे हटाना है। 4 गुना। 17,000 रुपए। हम तो अमीर हो गए, अमीर हो गए।
युआनहांग भैया, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। है, जरूर कुछ है। मिल गया। युआनहांग भैया, यह बहुत ज्यादा है, मैं आधा ले लेता हूँ। 2500 ही काफी हैं। मेरी माँ के इलाज के लिए सच में पैसों की जरूरत है, लेकिन यह कुछ ज्यादा ही है। तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, इसे रख लो, फालतू बात मत करो। युआनहांग भैया, मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतने पैसे नहीं कमा पाता। हाँ हाँ हाँ। अरे, ओहो, यह क्या करके आ रहे हो? कबाड़ उठाते उठाते इतनी चोटें कैसे लग गईं? कहीं ऐसा तो नहीं कि साहूकार से कर्जा लिया और चुका नहीं पाए, इसीलिए किसी ने तुम्हारी पिटाई कर दी? वो जो पहले के 1500 थे, ना जाने कहां से जुगाड़ करके लाए होंगे। एक कबाड़ी वाले का क्या ही भविष्य हो सकता है, भगवान जाने रोज रोज क्या करते फिरते हैं। लू भाई, आप आ गए। अंकल और आंटी की तबीयत अब कैसी है? पहले से बहुत बेहतर है। मेरी माँ की खांसी कम हो गई है और पिताजी के पैरों में भी अब ताकत आ गई है। पुरानी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, तो सोचा थोड़ी और ले लूं। आंटी की खांसी में सुधार है तो हम इस जड़ी बूटी की मात्रा थोड़ी कम कर सकते हैं और साथ में थोड़ी मुलेठी मिला देंगे। और अंकल के पैरों के लिए मेरी सलाह है कि इसके साथ कैल्शियम की गोलियां भी लें। इसके अलावा अब मौसम भी ठंडा हो रहा है तो सुबह शाम अच्छे से गर्म कपड़े पहन कर रहें। ठीक है, मैं समझ गई। युआनहांग भाई, बैठिए और थोड़ी चाय पी लीजिए। लू युआनहांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? एक तरफ तो तुम अपनी गाड़ी बेचने से कतरा रहे हो और दूसरी तरफ पराई औरतों के साथ चक्कर चला रहे हो। लू युआनहांग, एक तरफ तुम मेरे साथ शादी का नाटक करते हो और दूसरी तरफ इस चुड़ैल के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? अरे लोगों, जरा यहाँ आकर देखो इस कबाड़ी वाले धोखेबाज को। मैंने इसे अपना दिलो जान दे दिया और ये बाहर दूसरी औरतों के साथ मुंह मार रहा है। तौबा तौबा, यह लड़का तो बिल्कुल भी शरीफ नहीं निकला। अरे, एक कबाड़ी वाले से कोई लड़की शादी करने को तैयार हो जाए तो उसे भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और यहाँ देखो, इसके तो नखरे ही खत्म नहीं हो रहे। सालों का प्यार और रिश्ता। मैं सोच रहा था कि तिफिया साइकिल का मामला सुलझने के बाद हम शांति से अलग हो जाएंगे। जब तुम इतना तमाशा कर ही रही हो तो मुझे बेरहम मत कहना। लियू मेचिन, मैं बात को इतना नहीं बढ़ाना चाहता था। आज जो भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। हेलो, मैं चेंगशी सप्लीमेंट स्टोर से बोल रहा हूँ। यहाँ कोई हमें बदनाम कर रहा है और दुकान के काम में रुकावट डाल रहा है। कृपया इसे सुलझाने के लिए किसी को भेजें। लियू मेचिन, कृपया हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलें और पूछताछ में सहयोग करें। क्या पता, शायद इस आदमी ने ही मालकिन को अपने जाल में फंसा लिया हो। आप लोग तमाशा मत देखिए, जल्दी से यहाँ से जाइए। माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ऐसे लोगों की असलियत जितनी जल्दी पता चल जाए उतना अच्छा है। सेहत के सामान पर 1000 खर्च हो गए, अब 11,000 रुपए बचे हैं। भैया, मुझे इस मॉडल के 2 फोन दे दीजिए। नमस्ते,
क्या आपको 10,000 जमा करने हैं? नमस्ते, जी हाँ। इस जन्म में मुझे हर हाल में एक बड़ा आदमी बनना है। युआन हांग भैया, यह मेरे लिए है। यह बिल्कुल नया मॉडल है। इसमें रिकॉर्डिंग भी होती है। मैं तुम्हें इसे चलाना सिखाता हूँ। भैया, यह बहुत महंगा है। मैं इसे नहीं ले सकता। इसे रख लो श्याओगांग। आगे से हमें बात करने में आसानी होगी। तालमेल अच्छा रहेगा, तभी तो हम खूब पैसा कमा पाएंगे। भैया, आगे से चाहे जितनी बड़ी मुसीबत आए, मैं हमेशा आपके साथ डटा रहूंगा। आपका हर काम अब से मेरा काम है। मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगा। ठीक है, ठीक है। मर्द होकर रो क्यों रहे हो? मुझे तुम पर भरोसा है। मुझ पर भरोसा रखा, यही सही है। पिछली बार पुलिस ने लियू मेचिन को अच्छी तरह सबक सिखाया था। वो पक्का कोई नई चाल चल रही होगी। लियू मेचिन पक्का दोबारा उस नौजवान को ढूंढेगी। लू युआनहांग कह रहा है कि ज्यादा पैसे मिलने पर ही बेचेगा। उस खटारा तिपहिया गाड़ी का क्या करें? श्याओडोंग, तो तुम आखिर कितना दे सकते हो? ज्यादा से ज्यादा 1,000। बेचना है तो बेचे, वरना रहने दे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम यह काम नहीं कर पाई तो आगे से मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। हमारा रिश्ता खत्म। ऐसा मत करो श्याओडोंग, मैं कोई और रास्ता निकालती हूँ। अगर तुम सीधी तरह से नहीं मानोगे तो मुझे भी सख्ती दिखानी पड़ेगी। पहले तुम्हें कर्जे में डुबोया, सोचा था कि तुम चुपचाप गाड़ी बेच दोगे। पता नहीं तुमने कर्ज चुकाने के लिए पैसे कहाँ से जुगाड़े। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। पिछले जन्म में मेरा घर बर्बाद करने वाले तुम दोनों ही थे। अब इस हिसाब को अच्छे से चुकता करने का वक्त आ गया है। इंतजार करो, अब असली तमाशा शुरू होने वाला है। शुक्र है तुम वापस आ गए। अपनी माँ को सच सच बताओ। लियू मेचिन ने सप्लीमेंट की दुकान पर जो तमाशा खड़ा किया था, क्या तुम्हारा सच में उस मालकिन के साथ? मैंने लू शोई ने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से बिताई है। हमेशा कड़ी मेहनत की है। कभी अपने ज़मीर के खिलाफ कोई काम नहीं किया। युआन हांग, अगर तुमने कोई भी उल्टी सीधी हरकत की तो मैं इसे कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये पैसे, यह मैंने कबाड़ बेचकर कमाए हैं। किस्मत अच्छी थी, मैंने कुछ ऐसा सामान बेचा जो काफी कीमती था। मैं लू युआनहांग भगवान की कसम खाकर कहता हूँ कि इसका एक एक पैसा मेरी मेहनत और ईमानदारी की कमाई है। युआनहांग, सच में वो पैसे उस मालकिन ने नहीं दिए हैं? माँ, मेरे और सुवान के बीच ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, मुझे यह भी पता चला है कि लियू मेचिन और एक लड़के के बीच काफी नजदीकियां हैं। हे भगवान, लियू मेचिन ऐसा घटिया काम कैसे कर सकती है? अगर यह बात बाहर फैल गई तो हम समाज को क्या मुंह दिखाएंगे? ऐसी बेशर्मी और बदनामी वाली हरकत वो कर भी कैसे सकती है? युआन हांग, तुम तुरंत उससे सारा रिश्ता तोड़ दो। कल ही तुम्हारी माँ उसके घर जाएगी। हमें यह रिश्ता किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। पापा, जल्दबाजी मत कीजिए। मैंने कुछ सोच रखा है। आप लोग बेफिक्र रहिए। इस अपमान का बदला आपका बेटा जरूर लेगा। पापा, वो पैडल वाली 3 पहियों की साइकिल, आखिर उसमें कौन सा राज छुपा है? वो मेरे एक पुराने दोस्त ने मरने से पहले मेरे लिए छोड़ी थी। वो अस्पताल के बिस्तर पर लेटा था, बीमारी से एकदम सूखकर कांटा हो गया था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि वो साइकिल अपने पास ही रखना। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वो चल बसा। बस इतनी सी बात है। चाचा ने यह नहीं बताया कि क्यों। मैंने इन सालों में बार बार सोचा, पर कुछ समझ नहीं आया। शायद जाने से ठीक पहले उसे इस गाड़ी से बहुत लगाव था, जो आधी जिंदगी उसके साथ रही थी। नहीं,
बात इतनी सीधी बिल्कुल नहीं है। एक और बात है, वो जो पुराना झूठा कर्ज था ना, उसमें लियू मेचिन भी शामिल थी। उनका असली मकसद शायद हमारी वो पैडल वाली रिक्शा छीनना था। तुमने क्या कहा? वो भी इसमें मिली हुई थी? तभी मैं सोचूं कि वो कर्ज अचानक कहाँ से आ टपका था। बिल्कुल जान के पीछे ही पड़ गए थे। तो असल में वो जहरीली नागिन मेरे पीठ पीछे खंजर घोंप रही थी। मैंने लू शोई ने जिंदगी भर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए और न ही कभी किसी का बुरा किया। रुको, मेरे भाई ने उस वक्त शायद मेरे लिए कुछ छोड़ा था। नहीं। भाई शियाओ गांग, एक बहुत बड़ा काम हाथ लगा है। सुबह होते ही हम निकलेंगे। भाई मैं हमेशा तैयार हूँ। इस जन्म में किसी की हिम्मत नहीं जो मुझे फिर से कुचल सके। आह। युआन हांग, इसे पकड़ने में मेरी मदद करो। वो चीज अलमारी में सबसे नीचे है। ये मेरे उसी जिगरी भाई ने मेरे लिए छोड़ा था। युआन हांग, इसे तुम अपने पास रखो। मुझे डर है कि वह नौजवान लियू मेचिन के साथ मिलकर तुम्हें नुकसान न पहुंचाए। यह चीज तुम्हारी हिफाजत करेगी। हमारे परिवार में अब और कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। आपका बेटा अब किसी को भी हमारे परिवार को परेशान नहीं करने देगा। जिन लोगों ने हमें सताया है, मैं उन्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। बधाई हो, छिपा हुआ मिशन अनलॉक हो गया है। शहर के पूर्व में स्थित पुराने सैन्य अड्डे के खंडहर जंगल के नीचे जमीन में 5000 किलो गोलियों के खोखे दबे हैं। इन खोखों से उच्च शुद्धता वाला तांबा निकाला जा सकता है। बाजार में इसकी कीमत एल्यूमीनियम से 3 गुना ज्यादा है। इन्हें 7 दिनों के भीतर वहाँ से हटाना अनिवार्य है। समय सीमा पार होने पर ये गायब हो जाएंगे। 5000 किलो एल्यूमीनियम का बाजार भाव 1 टन का 3000 से ऊपर है और तांबे की कीमत एल्यूमीनियम से 3 गुना है। मतलब 1 टन के लगभग 10,000 इकाई। सैकड़ा, हजार, 10,000, 54,000। युआन हांग, तुम क्या कह रहे हो? कैसा 54,000? युआन हांग भाई, यह जगह बहुत डरावनी है। यहाँ तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। क्या यहाँ जंगली जानवर हो सकते हैं? मैंने अभी किसी जानवर की आवाज सुनी थी। जियाओगांग, डरो मत, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। भाई, क्या हम गलत जगह पर आ गए हैं? खोदते रहो। यहाँ जरूर कुछ मिलेगा। ये कितना सारा है? युआन हांग भाई, मैंने पढ़ा था कि गोलियों के खोखों में तांबा बहुत ज्यादा होता है। यह चीज कबाड़ वाले लोहे से 10 गुना ज्यादा कीमती है। अरे बाप रे, हमारे हाथ तो जैसे सोने की खदान लग गई है। सुबह होते ही हम इसे सीधा तांबा कारखाने में ले जाकर बेच देंगे। यह पूरा माल हम दोनों की किस्मत पलटने के लिए काफी है। अभी कोई हमारा पीछा कर रहा था। तुम पहले इन खोखों का कुछ हिस्सा तांबा कारखाने के पास ले जाओ और कोई अच्छी सी जगह देखकर छिपा दो। अगर रात में कारखाने में कोई पहरेदार हो तो रातों रात ही इसे ठिकाने लगा देना। अगर कोई पहरेदार न हो तो सुबह होने का इंतजार करना और मेरे लिए थोड़ा सा हिस्सा बचा लेना। समझ गया भाई? आप बेफिक्र रहिए।
मछली कांटे में फंस चुकी है। ये सारे के सारे मेरे निशान लगाए हुए खोखे हैं। भाई, पूरे 54,000 हैं, एक पैसा भी कम नहीं। शाओगांग, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, क्या आगे भी मेरे साथ बड़ा काम करना चाहोगे? भाई, अगर आप नहीं होते तो मैं आज भी पक्का लोगों से धक्के ही खा रहा होता। आप जो कहोगे मैं वही मानूंगा। ठीक है, इन पैसों में से हम दोनों अपने गुजारे के लिए थोड़े थोड़े रख लेते हैं और बाकी पैसे जमा कर लेते हैं ताकि आगे पूंजी के तौर पर काम आए। क्या यह वही आदमी नहीं है जो कल रात चोरी करने आया था? लगता है मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। अपना सारा कीमती सामान हमारे हवाले कर दे। हम लोग बहुत देर से तुम दोनों पर नजर रखे हुए थे। अफसोस कि कोई बड़ी मछली जाल में नहीं फंसी, सिर्फ छोटी मोटी मछलियां ही हाथ लगी हैं। भैया, मैं भी आपके साथ मिलकर इनसे लड़ूंगा। बस तुम चंद लोगों की इतनी हिम्मत। मैंने इस गली में मुड़ने से पहले ही 100 नंबर डायल कर दिया था। पुलिस बस पहुंचने ही वाली होगी। सुन बेलू, पैसे और ये रिक्शा यहीं छोड़ दे तो हम तेरी जान बख्शने के बारे में सोच सकते हैं। तुम जैसे चंद निकम्मे मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? क्या उस झांव में सामने आने की हिम्मत नहीं है? कमीने, तेरी तो आज मौत पक्की है, तो आना यहाँ मार। अगर नहीं मारा तो तू अपने बाप की औलाद नहीं। मुझे छोड़ दो, ये सब झाओ दोंग ने। झाओ दोंग ने ही हमें ऐसा करने को कहा था। झाओ दोंग, पिछले जन्म में तूने मेरे हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया था, लेकिन इस जन्म में सबसे पहले मैं तुझे जेल की हवा खिलाऊंगा। लियू मेचिन, अब अगला नंबर तेरा है। मुंह। आखिरकार 50,000 रुपए बैंक में जमा कर ही दिए। अब जाकर थोड़ी तसल्ली मिली है। भैया, मुझे सच में दर्द नहीं हो रहा, बस एक लाठी ही तो लगी है। इसके बदले वो सब सलाखों के पीछे पहुंच गए। इतना सहना वसूल हो गया। अगली बार ऐसी बेवकूफी मत करना। वो लाठी मैं खुद सह सकता था। भैया, आप लाठी सह सकते थे, वो आपकी बात है, पर मैं आपको पिटता नहीं देख सकता था। वो मेरी बात है। अगर आपको कुछ हो जाता तो हम सब बर्बाद हो जाते। ये भैया, इस गाड़ी में ये लकड़ी का बक्सा कहाँ से आया? अभी चुप रहो, घर चलकर बात करते हैं। नहीं, अगर इसे जबरदस्ती खोला तो अंदर की चीजें टूट गईं तो क्या होगा? भैया, 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 मुझे समझ आ गया। भैया, ये देखो। इस कट का आकार बक्से के किनारे वाले गड्ढे से बिल्कुल एक जैसा है। कबाड़ का काम शुरू करने से पहले मैंने 2 साल तक ताले खोलना सीखा था। ताले का सिलेंडर, चाबी, कट के निशान, मैं इन सब चीजों को अच्छे से जानता हूँ। ये कट टकराने से नहीं बना है, इसे जानबूझकर घिसा गया है। मान गए लड़के। बधाई हो,
आपको एक गुप्त नक्शा मिल गया है। नई दुनिया जल्द ही खुलने वाली है। भैया, ये कौन सी जगह है? मैंने तो इसका नाम भी नहीं सुना। शाओगाम, चाहे ये जो भी जगह हो, मुझे एक बार वहां जाना होगा। शाओगाम, क्या तुम मेरे साथ? उस जगह पर चलना चाहोगे? पहले हमें एक गाड़ी खरीदनी होगी। युआनहांग भैया, 1500 बेचोगे या नहीं? ये मेरा आखिरी दाम है। बेच दूंगा, लेकिन पहले पैसे दो, फिर गाड़ी ले जाना। लू युआनहांग मान गया। 1500 पहले पैसे दो, फिर गाड़ी ले जाओ। जाने दो, फालतू का बखेड़ा खड़ा करने से क्या फायदा। ठीक है, 1500 ही सही। लगता है लू युआनहांग समझदार हो गया है। पिताजी, उस रिक्शे का सौदा पक्का हो गया। यह तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। कल उस गाड़ी को मेरे लिए वापस ले आना। मुझे निराश मत करना। युआनहांग, तुम पागल हो गए हो क्या? हमारे घर में इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पिताजी, मुझे एक नक्शा मिला है उस रिक्शे के अंदर। यह नक्शा तुम्हारे भाई ने छोड़ा था। मुझे एक बार वहां जाना ही होगा। मुझे डर है कि तुम्हारी सारी मेहनत बेकार न चली जाए। पिताजी, एक बार मुझ पर भरोसा करके देखिए। बस इतने ही पैसे हैं, इन्हें रख लो। पिताजी, मैं पैसों का कोई ना कोई इंतजाम कर लूंगा। मैं आपको और माँ को एक अच्छी जिंदगी जरूर दूंगा। नहीं, युआनहांग, मुझे पता है कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। इन पैसों को शादी का शगुन ही समझ लो। गाड़ी मैं ले जा रही हूँ। यह पैसे गाड़ी के हैं, इनका शगुन से कोई लेना देना नहीं है। तुम गाड़ी ले जाओ, अब हम दोनों का हिसाब बराबर। सब लोग देखो, यह कबाड़ी वाला मेरे साथ कई सालों से है और आखिर में शादी का शगुन तक देने को तैयार नहीं। बेशर्म इंसान। अगर तुम यह नहीं कर सकते तो आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। हमारा रिश्ता यहीं खत्म। तो असल में तुम किसी गैर मर्द के साथ दूसरों के खिलाफ मिलकर साजिश रचते हो। बेशरम। लियू मेचिन, आज के बाद हमारा एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं। दोबारा कोई पंगा मत लेना। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम एक मनहूस हो। हम अलग हो रहे हैं। नहीं, शहर के पूर्वी हिस्से में उस कारखाने के पास 200 किलो कबाड़ के पुर्जे पड़े हैं, जिनसे टंगस्टन स्टील निकाला जा सकता है, जिसकी कीमत लगभग 1 लाख है। 1 लाख? लेकिन पहले हमें कुछ पैसे खर्च करने होंगे। 2 तिफिया गाड़ियां खरीदनी हैं, एक शाओगान के लिए और एक मेरे लिए, ताकि काम करने में आसानी हो। भैया, यह कारखाना अभी भी खुला है। क्या वो लोग ज्यादा पैसे नहीं मांगेंगे? उस कबाड़ के ढेर के लिए मालिक ने कहा है, जिसे चाहिए वो ले जा सकता है। रखे रखे बस जगह ही घेर रहा है। शाओगान,
पता नहीं ये पैसे गाड़ी खरीदने के लिए काफी होंगे या नहीं। अगर काफी हुए तो हम खरीद लेंगे, नहीं हुए तो और कमाएंगे। लोहे का कबाड़, बैटरियां, एल्यूमिनियम एलॉय, गोलियों के खोखे, टंगस्टन स्टील, सब मिलाकर 1,50,000 से थोड़ा ऊपर है। अच्छी गाड़ी खरीदने के लिए अभी भी कई हजार कम पड़ रहे हैं। अगर कोई सस्ती वाली खरीदी और रास्ते में कुछ हो गया तो क्या करेंगे? लू भैया आ गए, सही समय पर आए हो। आओ मिलवाता हूँ, ये मेरे पिताजी हैं। वांचिंग अक्सर तुम्हारी बात करती है। तुम्हारी उम्र भले ही कम हो पर तुम काम बहुत समझदारी से करते हो। नमस्ते सु अंकल। लू भाई, पिछली बार जब तुम दुकान पर आए थे और गाड़ी खरीदने की बात की थी, उसका कुछ सोचा तुमने? युआन हांग, मेरे पास एक पुरानी गाड़ी पड़ी है। 20 लाख से ज्यादा की खरीदी थी, कुछ ही बार चलाई है, बस यूं ही पड़ी रहती है। अगर तुम्हें तुरंत चाहिए और कोई एतराज न हो तो 12 लाख में ले जाओ। सो अंकल, मुझे बिल्कुल एतराज नहीं है, जरा भी एतराज नहीं है। यह तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया कैसा, यूं ही पड़ी रहेगी तो जंग ही खाएगी। तुम्हारे काम आ जाए तो मुझे भी खुशी होगी। तो कुछ दिनों बाद मैं आपको और वांछिन को एक साथ खाने पर बुलाना चाहता हूँ, शहर के उस होंगयुन रेस्टोरेंट में। पता नहीं आप दोनों के पास समय होगा या नहीं। पापा, आपका क्या ख्याल है? ठीक है, जब तुम इतने प्यार से बुला रहे हो तो अंकल जरूर आएंगे। शुक्रिया। अब सबसे जरूरी बात यह है कि मैं और शियाओगांग अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले लें। शियाओगांग, हम दोनों साथ चलकर ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट देते हैं। टेस्ट के पैसों की तुम चिंता मत करो। युआन हांग भाई, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मुझे तो ठीक से पढ़ना भी नहीं आता। मुझे डर है कि मैं पास नहीं हो पाऊंगा। इसमें डरना कैसा? शियाओगांग, मैं हूँ ना। नहीं आता तो मैं सिखा दूंगा। टेस्ट 2। युआन हांग भैया, आपके होते हुए मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा? युआन हांग, तुम सच में मेरे सिखाए हुए सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट हो। भैया, मैं कितनी भी कोशिश करूं, ठीक से चला ही नहीं पाता। क्या मैं बहुत बेवकूफ हूं? शियाओगांग, तुम बेवकूफ नहीं हो, तुम बस घबरा रहे हो। तुम पक्का कर लोगे। मैं भी देखता हूँ ये कैसे नहीं होता। सुन शियाओगांग, टेस्ट पास। भैया, पास हो गया। मैं पास हो गया। अब हम अपने सफर के और भी करीब आ गए हैं। युआन हांग, ये अपनी गाड़ी है, इसमें तो बहुत पैसे लगे होंगे ना? ओहो, कचरा बीनने वाला अब रईस बन बैठा। ये गाड़ी तो लाखों की होगी। भगवान जाने इसने किसी अमीर औरत को फंसा लिया है। युआन हांग, वो लड़की वांछिंग माँ को बहुत पसंद है। सु अंकल, वांछिंग, इस दौरान आप लोगों ने हमारे परिवार का जो ख्याल रखा है उसके लिए शुक्रिया। ये जाम मैं आपके नाम करता हूँ। अरे इसमें शुक्रिया कैसा? युआन हांग, इस लड़के में मुझे सच में बहुत दम लगता है। बहुत निडर है ये, काफी समझदार है। युआन हांग अभी जवान और नासमझ है। आगे उसे थोड़ा रास्ता दिखाते रहिएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लू भाई, क्या पता आगे चलकर हम एक ही परिवार के बन जाएं। अरे ये सब कहकर आप तो पराया कर रहे हैं। युआन हांग,
मेरे साथ थोड़ा टहलोगे? ठीक है। लू युआनहांग, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और तुम? मैं जल्द ही नक्शे पर मौजूद उस जगह पर जाने वाला हूँ। वहाँ सब कुछ अनजाना है, यहाँ तक कि ये भी नहीं पता कि मैं सुरक्षित वापस लौट भी पाऊंगा या नहीं। मैं समझ गई। नहीं, मुझे अभी वानकिंग के पास जाना होगा और उसे सब कुछ साफ साफ बताना होगा। भैया, फोन नहीं लग रहा है और वो कहीं मिल भी नहीं रही है। क्यों ना आप उसे एक चिट्ठी लिख दें? हाँ, चिट्ठी लिखता हूँ। माँ, आप रोज वानकिंग की दुकान पर जाकर देखना। दुकान खुलते ही ये चिट्ठी उसे दे देना। ठीक है, बिल्कुल। पिताजी, माँ, मैं चलता हूँ। कम से कम 6 महीने या ज्यादा से ज्यादा 1 साल में वापस आ जाऊंगा। रास्ते में अपना ख्याल रखना। मुसीबत आने पर ज्यादा जिद मत करना। हम तुम्हारे लौटने का इंतजार करेंगे। वानकिंग। नए सफर की आधिकारिक शुरुआत पर बधाई। इस सफर में कुल 4 खास लोगों से मिलना है। मिशन पूरा होने के बाद अगली रहस्यमय दुनिया खुल जाएगी। पहला खास व्यक्ति शेन गोलियांग, चिंगफेंग शहर की होंगशिंग हैवी इंडस्ट्री का बॉस। लोकेशन भेज दी गई है। गाड़ी घुमाओ, चिंगफेंग शहर चलो। ठीक है भैया। भाई साहब, जरा अंदर बता दीजिए, हम बॉस शेन से मिलना चाहते हैं। क्या कोई अपॉइंटमेंट है? नहीं, जाओ जाओ यहाँ से, बॉस शेन बिजी हैं। वो ऐसे ही किसी से भी नहीं मिलते। भैया, 2 दिन हो गए हैं, क्या हम अभी भी यहीं गेट पर इंतजार करेंगे? हाँ, जब तक बॉस शेन से मुलाकात नहीं हो जाती। शियाओगांग, गाड़ी निकालो जल्दी। सबसे पास वाले अस्पताल चलो। बेटा, डॉक्टर ने कहा अगर 5 मिनट की भी देर हो जाती तो मैं जिंदा नहीं बचती। यह जान तुम दोनों ने ही बचाई है। तुम मेरे लिए फरिश्ते हो। ये 50,000 रुपए हैं, इन्हें रख लो, तुम्हें ये लेने ही होंगे। आंटी जी, हम ये पैसे नहीं ले सकते। हमने पैसों के लिए आपकी जान नहीं बचाई, तो फिर मैं तुम्हारा यह एहसान कैसे चुकाऊं? बॉस शेन, अगर आप सच में मुझे शुक्रिया कहना चाहते हैं तो बस आगे चलकर हमें साथ काम करने का मौका दे दीजिएगा। जो लोग पहले मुझसे मिलने आए थे, कहीं तुम दोनों तो नहीं थे? मैंने तो शक्ल भी नहीं देखी थी। माफ करना भाई, यह मेरा पर्सनल नंबर है। आगे से छिंगफेंग शहर में कोई भी दिक्कत हो तो मुझे फोन कर लेना। भैया, पूरे 50,000 रुपए थे। इतना कमाने के लिए हमें कितना कबाड़ इकट्ठा करना पड़ता। यह जो बिजनेस कार्ड है न, उन 50,000 रुपए से कहीं ज्यादा कीमती है। दूसरा मददगार इंसान झेंग मिंगयुआन, हुआछिंग यूनिवर्सिटी के नए मटेरियल की रिसर्च टीम के लीडर। लोकेशन भेज दी गई है। सिस्टम का संदेश। यह इंसान बहुत ही जुनूनी है और इसे अपने विषय की बहुत गहरी लगन है। रिसर्च टीम का लीडर। भैया, क्या आप यूनिवर्सिटी का इम्तिहान देने वाले हैं? यह किसी इम्तिहान से कहीं ज्यादा जरूरी है। 2 महीने के अंदर इन किताबों को अच्छी तरह से समझना होगा। इतना तो काफी होना चाहिए। नमस्ते प्रोफेसर झेंग, मेरा नाम लू युआनहांग है। मुझे मेटल मटेरियल के विषय में बहुत दिलचस्पी है और मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता था। हाँ बताओ, क्या समझ नहीं आ रहा है? प्रोफेसर झेंग, नॉन फेरस मेटल निकालने की तकनीक के बारे में। यहाँ पर
मैं पिछले 20 सालों से रिसर्च के छात्रों को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैंने आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं देखा जो इस फील्ड से न हो और फिर भी उसे इस विषय की इतनी गहरी लगन हो। आज से तुम मेरे दोस्त हो। तीसरा मददगार इंसान छियान देमाओ, हुआडोंग रिसाइकलिंग फैक्ट्री का मालिक। लोकेशन भेज दी गई है। मुश्किल का स्तर 5 स्टार। सिस्टम अलर्ट, अगले हफ्ते एल्यूमिनियम और तांबे के दाम बहुत ज्यादा गिरने वाले हैं। कृपया सेठ चेन को बता दीजिए कि अगले हफ्ते एल्यूमिनियम और तांबे के दाम धड़ाम से गिरेंगे। इसी हफ्ते उनके पास जितना भी तांबे और एल्यूमिनियम का माल है उसे तुरंत बेच दें, वरना बहुत भारी नुकसान होगा। पता नहीं ये दो कबाड़ी वाले कहाँ से आ गए, इन्हें बाजार भाव का क्या पता। चलो हटो यहाँ से। ये लोग तो किसी को कुछ समझते ही नहीं। बस देखते जाओ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के प्रभाव के कारण इस हफ्ते एल्यूमिनियम और तांबे दोनों के दामों में भारी गिरावट आई है। यह गिरावट 20% से भी ज्यादा है। क्या मेरी बात लू युआनहांग मिस्टर लू से हो रही है? मैं हुआतोंग रिसाइकलिंग कंपनी से चेन तमाओ बोल रहा हूँ। मेरे आदमियों ने आपको पहचानने में बहुत बड़ी भूल कर दी। मैं आपको खाने पर बुलाना चाहता हूँ ताकि खुद आपसे माफी मांग सकूं। सेठ चेन, आप तो बहुत औपचारिकता निभा रहे हैं। कब मिलना है? आज? आज ही? भाई, आप तो सच में कमाल हो। चलो इस सेठ चेन से मिलकर आते हैं। लू सर, आपने पहले जो भविष्यवाणी की थी मेरी ही गलती थी जो मैंने आपकी बात नहीं मानी। एक ही झटके में लाखों का नुकसान हो गया। सेठ चेन, आप कुछ ज्यादा ही कह रहे हैं। वो तो बस मेरा तुक्का लग गया था। लू सर, क्या आप मुझे कोई और सलाह दे सकते हैं? बाजार का अगला रुख क्या होगा? सेठ चेन, अभी मेरे हाथ में कुछ और भी जरूरी काम हैं जो बहुत अर्जेंट हैं। आज के लिए यहीं रुकते हैं। हम अपना नंबर एक दूसरे को दे सकते हैं। आगे भी संपर्क में रहेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। लू सर, आपका फोन नंबर क्या है? लू सर, आगे से छिंदफेंग शहर में अगर मुझ चियान की कभी भी कोई जरूरत पड़े तो बिना हिचकिचाए बोल दीजिएगा। तुम तो कमाल हो। तुम्हें कैसे पता था कि तांबे और एल्यूमिनियम के दाम गिरने वाले हैं? ये एक राज है। चौथा मददगार जाओ देजू, शुंडा ट्रांसपोर्ट कंपनी का बॉस। लोकेशन भेज दी गई है। सिस्टम अलर्ट, अपने ही गांव का आदमी। गांव वाला? नहीं भाई, चलो माल उठाते हैं। हाँ, अगर बॉस से मिलना है तो पहले अंदर जाना होगा। सिस्टर सॉन्ग, क्या बॉस जाओ आज यहाँ हैं? वो काम से बाहर गए हैं, पता नहीं कब लौटेंगे। भाई, हम बॉस जाओ से कब मिल पाएंगे? सब लोग फुर्ती दिखाओ। बॉस जाओ को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। आज रात वो पूरी कंपनी को पार्टी दे रहे हैं। सब लोग जा रहे हैं। मौका आ गया है। बॉस जाओ, ये जाम आपके नाम, आपके लहजे से लगता है। आप छिंगशी काउंटी के रहने वाले हैं। तुम भी वहीं के हो। मैं छिंगशी काउंटी के लूजिया गांव का हूँ। अरे तुम तो मेरे ही गांव के निकले। घर से निकले हुए 10 साल से ज्यादा हो गए हैं। मुश्किल से ही कोई अपना टकराता है। यह मैंने खुद बनाया है। एकदम घर जैसा स्वाद है। जाओ साहब, थोड़ा चख कर देखिए। मेरी माँ पहले यही बनाया करती थीं। 10 साल से ज्यादा हो गए इसे खाए हुए। मेरे भाई, अपना नंबर देते जाओ। हम दोनों एक ही जगह के हैं। घर से दूर यहाँ मेहनत कर रहे हैं। आगे चलकर कोई भी परेशानी हो तो बेझिझक मेरे पास आना। आखिरकार हम निकल रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। नहीं, हम वहाँ कैसे जाएंगे? ईस्ट 118 डिग्री 47 मिनट, नॉर्थ 29 डिग्री 13 मिनट। वहाँ एक बड़ी नाव फंसी हुई है। मरम्मत के बाद वह बिल्कुल ठीक चलेगी। लोकेशन भेज दी गई है। चलो, यही है वो। वह जगह बहुत सुनसान है। उसे ठीक करना भी एक सिरदर्द है। मैं नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं।
उस्ताद जी, पैसे दोगुने दूंगा। 2000। अब बताइए, मंजूर है? चाचा, आप यहाँ जाएंगे या नहीं? आप बस अपनी कीमत बताइए। वहाँ पानी के नीचे बहुत तेज बहाव है, अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? चाचा, आने जाने के 5000 दूंगा। ठीक है, चलो, मैं यह रिस्क उठाने को तैयार हूँ। शियाओ, हम आज ही निकल सकते हैं। हवा का रुख एकदम सही है और लहरें भी शांत हो गई हैं। तो फिर चलो, निकलते हैं। चलो, निकलते हैं। भैया देखो, मछलियाँ। उड़ने वाली मछलियाँ। हाँ, देख रहा हूँ। आपके साथ इस सफर पर आकर मुझे बहुत कुछ नया देखने को मिला। इससे पहले तो मैं कभी अपने शहर से बाहर भी नहीं निकला था। तूफान आ रहा है, जल्दी से पाल नीचे करो। शियाओ गांग, कस के पकड़ लो। अपना ध्यान रखना। संभल के। सब लोग मजबूती से पकड़े रहना। हम पहुंच गए। यही है वो जगह। कप्तान साहब, आप नाव पर ही इंतजार कीजिए। मैं और शियाओ गांग जाकर देखते हैं। थोड़ा संभल कर जाना, तुम लोग ज्यादा दूर मत जाना। भैया, यह जगह तो बिल्कुल सुनसान और वीरान है। हम यहाँ ढूंढ क्या रहे हैं? अलग अलग होकर ढूंढते हैं। देखो, कहीं कुछ अजीब सा तो नहीं है? भैया, जल्दी इधर आकर देखो, जमीन के नीचे से रोशनी आ रही है। सो 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 सोना, एकदम शुद्ध। जल्दी नाव पर जाओ और मेरा वो कपड़े वाला थैला लेकर आओ। भैया, 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 या यह तो बहुत ही ज्यादा है। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? शियाओ गांग, ऐसे बुत बनकर मत खड़े रहो। जल्दी से इसे थैले में भरने में मेरी मदद करो। थैलियों में सोना भरने के बाद याद रखना, ऊपर से थोड़ी रेत बिछा देना। थैलियाँ पूरी 20 थैलियाँ भरी हैं। क्या कोई बढ़िया चीज हाथ लगी है? लाओ, मैं तुम्हारी मदद कर दूं। नहीं नहीं कप्तान साहब, आप आराम कीजिए, हम खुद कर लेंगे। आते जाते हुए पूरे 10 चक्कर लग गए। आखिरकार सब कुछ रख दिया गया। अब तो दिन रात इसकी पहरेदारी करनी होगी, एहतियात के तौर पर। श्याओ। भैया, आप थोड़ी देर सो जाइए, मैं पहरा देता हूँ। मुझे नींद नहीं आ रही है। शियाओ गांग, तुम जाकर सो जाओ, आधी रात के बाद तुम्हारी बारी आएगी। कप्तान साहब, यह नाव हम आपको दे रहे हैं। हमें यहाँ तक सुरक्षित पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दे रहे हो? मुझे दे रहे हो? यह नाव तो दसियों हजार की है, लेकिन कप्तान साहब, आपको मेरी एक बात माननी होगी। आपने हमें अपनी नाव में बिठाया है, यह बात किसी को मत बताना। बेफिक्र रहो, मैं बूढ़ा आदमी अपनी जान की कसम खाकर कहता हूँ, मरते दम तक अपना मुंह नहीं खोलूंगा। भैया, हम सीधे घर चलते हैं। चलो, हम अभी निकल रहे हैं, किसी भी खतरे से बचने के लिए। बधाई हो, आपको 100 तोले सोना मिल गया है। अब आगे की दुनिया आप खुद ही बनाएंगे।
शियाओ गांग, अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। भैया आप बताइए। पहला रास्ता, मेरे साथ मिलकर काम करो, हम दोनों मिलकर एक कबाड़ के बिजनेस का बड़ा साम्राज्य खड़ा करेंगे। दूसरा रास्ता, इस सोने का 1/4 हिस्सा तुम रख लो, पैसे लो, घर जाओ, अपना मकान खरीदो और शादी कर लो, जिंदगी भर ऐश करोगे, किसी चीज की कमी नहीं होगी। भैया मैं पहला रास्ता चुनूंगा। अगर आप नहीं होते तो आज भी गांव में लोग मुझे परेशान कर रहे होते, मेरी माँ के इलाज के लिए मेरे पास पैसे तक नहीं होते। मुझे आपके ही साथ काम करना है। जिन लोगों ने मेरा कबाड़ बीनने पर मजाक उड़ाया था, मुझे उन सबको दिखाना है कि कबाड़ का काम करके भी बेशुमार दौलत कमाई जा सकती है। इतना खरा सोना तुम लोग इसे कहाँ से लाए? एकदम सही रास्ते से आया है। तुम्हें खरीदना है या नहीं? हाँ खरीदूंगा, बिल्कुल खरीदूंगा, जितना भी है सब खरीद लूंगा। दाम पर हम आराम से बात कर लेंगे। पूरे 10 लाख। हमारा अपना बिजनेस का साम्राज्य अब बस शुरू ही होने वाला है। सुवांशिंग, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। ये बात मैं 1 साल पहले ही कहना चाहता था। तुम्हें पता है मैंने इस एक बात को सुनने के लिए कितना इंतजार किया है। चलो, आखिरकार इन दोनों की जोड़ी बन ही गई। आजकल के जवान भी ना बहुत वक्त लगाते हैं। इस 1 साल में मैंने हर दिन तुम्हें याद किया है। मैंने भी। वांछिन, मैं कबाड़ की एक बड़ी रिसाइकल कंपनी खोलने की सोच रहा हूँ। कबाड़ इकट्ठा करने से शुरुआत करेंगे और फिर आगे चलकर इसे प्रोसेस और ट्रेड करेंगे। तो तुमने सब कुछ सोच लिया है। हाँ बिल्कुल, जगह, पैसे और कॉन्टैक्ट्स सबका पक्का इंतजाम हो गया है। मुझे तुम्हारा ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। आजकल पर्यावरण सुरक्षा पर बहुत जोर दिया जा रहा है। रिसाइकलिंग का बिजनेस आजकल बहुत मुनाफे का सौदा है। अगर तुम्हें कोई भी मदद चाहिए तो मैं जरूर करूँगा। रुको, शाओगांग, तुम ये पैसे लो और शहर के पूर्वी हिस्से में जाकर एक बड़ा सा स्क्रैप यार्ड किराए पर ले लो। जगह काफी बड़ी होनी चाहिए और आने जाने का रास्ता भी आसान होना चाहिए। भैया आप फिक्र मत कीजिए, ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए। भर्ती। शाओगांग, इस नौकरी के विज्ञापन को आसपास के सभी गांवों और कस्बों में लगा दो। एक भी इंसान नहीं आया। भैया कुछ लोग यहाँ से गुजरते हुए बस तमाशा देखते हैं और ताना मारते हैं कि कबाड़ी वाला भी अब लोगों को नौकरी पर रख रहा है, और फिर हंसते हुए चले जाते हैं। युआनहांग, मैं गांव में जाकर तुम्हारी मदद करता हूँ। घर घर जाकर लोगों से पूछ कर देखते हैं। लू भैया, मैं थोड़ा सीधा सादा इंसान हूँ। क्या आपको लगता है कि मैं इस नौकरी के लिए ठीक रहूँगा? अगर तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो तो सब ठीक है। कल से कंपनी आ जाना। लो परिवार का लड़का खुद कबाड़ इकट्ठा करता है, यही क्या कम शर्म की बात थी। और अब तो वह बाकी लोगों को भी अपने साथ कचरा बीनने के लिए बुला रहा है। मेरे बेटे का काम पूरी तरह से इज्जतदार है, वो किसी से भी कम नहीं है।
लोगों को जो कहना है कहने दो, हमें अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी है। युआन रुको, युआन, युआन रुको। आखिरकार कंपनी में काम करने वालों की परेशानी दूर हो ही गई। अब सबसे जरूरी काम है उन लोगों से संपर्क करना, उन खास लोगों से जिन्होंने अपना फोन नंबर दिया था। मिस्टर शेन, मैं आपके साथ एक बिजनेस डील के बारे में बात करना चाहता हूं। क्या आपके कारखाने का इंडस्ट्रियल स्क्रैप आगे से सबसे पहले मुझे बेचा जा सकता है? कीमत आप खुद तय कर लीजिएगा। लू सर, आपने तो मेरी जान बचाई है, तो फिर ये छोटी सी बात क्या मायने रखती है। मैं सारा स्क्रैप आपको एकदम लागत मूल्य पर दे दूंगा। प्रोफेसर झेंग, मैं बनाना चाहता हूं एक नए मटेरियल की रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम। लैब में इंपोर्टेड मशीनें होंगी, रिसर्च के बजट की कोई लिमिट नहीं होगी और रिसर्च की दिशा आप ही तय करेंगे। क्या तुम सच कह रहे हो? मुझे मंजूर है, मैं कल ही अपनी टीम को लेकर आता हूं। बॉस चेन, हमारी कंपनी आपको दे सकती है एकदम शुद्ध और बेहतरीन क्वालिटी का मेटल। हमारी काबिलियत पर आप पूरा भरोसा रखिए। प्रोफेसर लू, आपका यह प्रस्ताव तो मेरे लिए लॉटरी लगने जैसा है। मुझे बिल्कुल मंजूर है। जाओ भाई, मैंने अपने गांव लौटकर कंपनी खोल ली है। मैं गांव वालों को भी अपने साथ काम पर लगाना चाहता हूं। ट्रांसपोर्ट के काम में मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूं। छोटे भाई, तुम क्या कह रहे हो? गांव लौटकर लोगों को अच्छी जिंदगी देना चाहते हो? अगर इसमें मैं तुम्हारी मदद ना करूं तो मैं इंसान कैसा? मैं तुम्हें सबसे बढ़िया दाम दूंगा, जब चाहो गाड़ियां मंगवा लेना। भाई, 4 फोन कॉल किए और सब पक्का हो गया। सब पक्का हो गया। युआन, युआन। पहले कबाड़ बीनने पर लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, अब युआन हांग के साथ काम करके महीने के 5-6 हजार कमा लेते हैं। फैक्ट्री में काम करने से तो बहुत बेहतर है। गांव के मोड़ पर 2 और बन गए हैं नए 2 मंजिला घर। देखा तुमने? जो लोग सबसे पहले युआन हांग के साथ जुड़े थे, उन सभी ने अपने घर नए सिरे से बनवा लिए हैं। पहले हमारा गांव एकदम कंगाल हुआ करता था, कोई हमें भाव भी नहीं देता था। अब बाहर के गांव वाले भी चाहते हैं कि सिफारिश लगाकर यहां काम पर लग जाएं। इस जन्म में कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने बढ़िया घर में रह पाऊंगा। युआन हांग, तुमने हमारा नाम रोशन कर दिया। पापा तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। युआन हंग, अब तुम पूरे गांव के सबसे अमीर आदमी बन गए हो, हमारे गांव के सबसे बड़े दानी। अगर तुमने हम सबको साथ लेकर काम न किया होता तो हम आज भी गरीब ही होते। बिल्कुल सही कहा। युआन हांग इतना कामयाब हो गया, फिर भी गांव वालों को नहीं भूला। ऐसा इंसान और कहाँ मिलेगा। पहले मैं सिर्फ यही सोचता था कि मेरी अपनी जिंदगी अच्छी हो जाए, लेकिन अब गांव वालों को अपने साथ तरक्की करते देखकर मुझे पैसे कमाने से ज्यादा सुकून मिलता है। युआन हांग, तुम वानछिंग से शादी के लिए कब पूछने वाले हो? उस बेचारी ने तुम्हारा इतने लंबे समय तक इंतजार किया है, तुम उसके साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते। माँ, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ मेरी योजना में है। युआन हंग, क्या यह वही जगह नहीं है जहां पहले मेरी सप्लीमेंट की दुकान हुआ करती थी, जिसे बाद में तोड़ दिया गया था? वानछिंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं करूंगी। युआन हंग, मैं हमेशा से समंदर देखना चाहती थी, लेकिन पढ़ाई और काम की वजह से कभी जा ही नहीं पाई। चिंता मत करो, मैं तुम्हें वहां जरूर लेकर जाऊंगा।
युआन हांग, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वानछिंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आज मौसम बहुत अच्छा है, चलो समंदर की सैर पर चलते हैं। युआन हांग, क्या ये वही सीगल पक्षी हैं जिनके बारे में किताबों में लिखा होता है? ऐसा ही होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि वानछिंग भी एक समुद्री पक्षी की तरह आजादी से उड़ सके। यह समंदर पिताजी की नेकी और उनके उसूलों का दिया हुआ एक तोहफा है। पिछले जन्म की सारी जिल्लत सहने के बाद और इस जन्म में दांत पीसकर संघर्ष करने का यही नतीजा है। यहीं से मेरे सपनों की शुरुआत होती है और इस जन्म के अच्छे दिनों की भी। युआन, युआन, रुको भैया। कंपनी की वैल्यू अब लगभग 1 करोड़ तक पहुंच गई है। शाओगांग, यह काफी नहीं है, यह अभी भी बहुत कम है। शाओगांग, मैं कंपनी की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रहा हूँ। लोगों को संभालना और काम देखना अब सब तुम्हारे हाथ में है। मैं अब किसी बड़े शहर जा रहा हूँ ताकि अपना बिजनेस और बढ़ा सकूं। भैया, क्या आप अकेले जा रहे हैं? भैया, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं यहाँ कंपनी का पूरा ख्याल रखूंगा। वानछिंग, मुझे कुछ समय के लिए बाहर जाना होगा, दूसरे शहरों में नए मौकों की तलाश करने। जाओ, मैं तुम्हारे हर सफर में तुम्हारे साथ हूँ। और तुम्हारा क्या? क्या तुमने कुछ सोचा है? मैं आगे डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहती हूँ। पहले हमारे हालात ठीक नहीं थे, लेकिन अब सब सही है। मैं जिंदगी में कोई पछतावा नहीं रखना चाहती। ठीक है, हम दोनों अपने अपने रास्तों पर एक साथ मिलकर मेहनत करेंगे। युआन, युआन, भैया वापस आ गए। भाभी भी आ गई है। जल्दी अंदर आइए, कहीं ठंड तो नहीं लग गई। आइए, परिवार के साथ होने की खुशी में चीयर्स। शाओगांग, तुम शादी कब कर रहे हो? गांव में तुम्हारी उम्र के लोगों के बच्चे भी बड़े हो गए हैं। चाची, मेरे लिए अभी बहुत जल्दी है। युआन हांग, तो तुम मुझे कब पोता पोती खिलाने का सुख दोगे? माँ, वानकिंग अभी अपनी पढ़ाई में व्यस्त है। मैं उसकी इच्छा का सम्मान करता हूँ। हमें कोई जल्दी नहीं है। ये बच्चों का मामला है, उन्हें खुद ही तय करने दो। आओ पीते हैं। झाओ दोंग को जानबूझकर मारपीट करने और किसी को गंभीर चोट पहुंचाने के जुर्म में 4 साल और 3 महीने की जेल हुई है। लियू मेचिन भी अपनी बदनामी के कारण गांव में टिक नहीं पाई और अपना सामान लेकर गांव छोड़कर चली गई। मेरी आधी जिंदगी में अच्छे लोगों ने मेरा साथ दिया और किस्मत भी मुझ पर मेहरबान रही। अब बाकी बची जिंदगी में मैं खुद अपनी मेहनत से सबका भला करना चाहता हूँ।